नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकोफाई पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट के 3 लॉज के बारे में। जो भी लॉज इन्होंने लाया है अभी हाल फिलहाल में फार्मर्स को लेके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये एक्चुअली में ये 3 लॉज कहते क्या हैं। आखिर ये बवाला कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों शुरू हुआ है। ये 3 लॉज में ऐसा क्या बवाल लिख दिया है सरकार ने कि भाई इतना ज्यादा भसड़ मच गया है पूरे देश में। और ये भी हम लोग जानेंगे कि फार्मर्स को डर क्या है, आखिर वो क्या बुरी चीजें हैं जो हो सकती हैं, जो फार्मर्स को लगता है कि हो जाएगा इन 3 लॉज के आने के बाद। और इसी पे जब ये प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ तो सरकार तो चुप बैठेगी नहीं, सरकार भी तो आखिर कुछ ना कुछ तो बोलेगी ना। इतने दिन से प्रोटेस्ट चलते आ रहा है और इसमें काफी ज्यादा डिस्कशंस भी हुआ है। तो इसमें सरकार ने हाल ही में क्या क्या रिस्पॉन्स दिया है इनके कंसर्न्स को लेके, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। और इस वीडियो के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अपना एक ओपिनियन बता पाएंगे कि क्या चीज गलत है, क्या ये जो लॉज है ये सही है या नहीं है, इसमें क्या बुराई है, क्या खामी है, फार्मर्स कहां पे गलत हैं या फार्मर्स कहां पे सही हैं। और ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है। मैंने भी चेक किया था, पूरा इंटरनेट देखा है मैंने, उसके बाद में जाके ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोगों को पूरा मुद्दा समझ में आएगा कि क्या भसड़बाजी है। सो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो 3 फार्म लॉज हैं वो आखिरकार है क्या। देखिए, सबसे जो पहला लॉ है हमारा वो है हमारा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये आपका एक्ट है, ठीक है, ये एक्ट हो चुका है। इसको जानने से पहले आप लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था, फार्मर्स किस तरीके से अपने प्रोड्यूस को बेचते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक मार्केट फॉर्म करके रखा हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं मंडीज और इसी को कहते हैं एपीएमसी, ठीक है, जो आप सुन रहे होंगे। अभी सारे फार्मर्स लोगों को यहीं पे आना है अपना प्रोड्यूस लेके, अपना फसल वसल लेके, और यहीं पे ऑक्शन किया जाएगा, इनको प्राइस दिया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या क्या प्राइस है इनके प्रोड्यूस का, उसके अकॉर्डिंग ऑक्शन लगेगा और उसी के थ्रू बिक्री किया जाएगा। और ये इसी मंडीज के अंदर ही होना है, फार्मर्स कहीं और बेच नहीं सकते थे इस लॉ के आने के पहले तक। और इसमें जो पूरा ट्रेडिंग होता है इसके अंदर, इस मंडी के अंदर में, उसके ऊपर स्टेट जो है वो टैक्स इंपोज करता है, मतलब इस पे एक टैक्स लेता है। ये टैक्स कहां पे जाता है, ये टैक्स जाता है इस मंडी को चलाने के लिए, फिर स्टेट में जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए ये टैक्स यूज किया जाता है। और ये टैक्स बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स है। और ये एपीएमसी जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टेट के लिए, क्योंकि इसके पास से स्टेट के पास पैसे आते हैं। अब देखिए, जब ये मार्केट है, समझ लेते हैं, यहाँ पे फार्मर जब गया अपना सामान लेके, तो यहाँ पे होता है मिडिल मैन है, या फिर आप आरथियास कह सकते हैं, या फिर लाइसेंस कमीशन एजेंट, या फिर कमीशन एजेंट कह लीजिए, सर्विसमैन कह लीजिए। इन लोगों के पास सबसे पहले ये लोग जाते हैं। अब ये जो कमीशन एजेंट है, इन लोगों का काम होता है कि इनका जो प्रोड्यूस है उनको पैकेज करना, पॉलिश करना, सॉर्ट करना, ये सभी चीज का इनका काम होता है। बेसिकली ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। अब ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई बिक्री होता है मार्केट में, इनका जो सामान, मतलब कोई फार्मर आया और इनके पास आया एजेंट के पास और ये इनका बिक्री में मदद किया, तो ये क्या करेगा, ये जो कमीशन एजेंट है ये 1.5 से 3% का कमीशन मार लेता है। भैया हम आपका बेचवाए हैं तो हम आपका कमीशन मार लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आती थी, जब भी मिडिल मैन के पास कोई जाता है फार्मर, अगर छोटा फार्मर है वो जाता है, वैसे तो छोटा फार्मर इस सीन में ही नहीं है, लेकिन कोई भी फार्मर जब इनके पास जाता है तो ये लोग क्या करते हैं कि इन लोग गुटबाजी कर लेते हैं ट्रेडर से और जो बायर्स होते हैं उनसे। आप लोगों को पता होगा, ये चीज आप लोग जानते भी होंगे कि कितना ज्यादा धांधली होता है चीजों में, खरीद बिक्री में। जो एजेंट वगैरह है वो किस तरीके से पैसे हथियाते हैं, कमाते हैं। मान लेते हैं एक फार्मर अपना बैगन उगा के लेके आया इस मंडी में और ये गया कमीशन एजेंट के पास, और इसका जो बैगन का दाम है वो होना चाहिए 50 रुपया। लेकिन ये लोग क्या करेगा, कमीशन एजेंट, इन लोग बायर से और ट्रेडर से तो इन लोगों का कॉन्टैक्ट है, अच्छा बना हुआ है, वैसे इन लोगों का फार्मर से भी बना हुआ है। फार्मर्स लोग तो भोले होते हैं यार, उनको क्या पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कमीशन एजेंट, इन लोग कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं और अपने में गुटबाजी कर लेते हैं और बोलेंगे कि नहीं, आपका जो बैगन है वो 50 रुपया का नहीं होके वो केवल है 30 रुपया। अब इनको तो घंटा पता नहीं है, इन लोग पूरा रिलाई करता है इन कमीशन एजेंट पे, मतलब ये लोग पूरा आंख बंद करके भरोसा करता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे प्राइस भी डिस्प्ले किया जाता है, उसका एक अलग कहानी है, मैं आप लोगों को
आगे बताऊंगा। लेकिन भरोसे पे यहाँ पे लोग क्या होता है, कमीशन एजेंट जो है वो फायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ पे 30 रुपया जब हो गया, 30 रुपया में इसका बिकवाया बैगन बायर से बिकवा दिया, और उसके बाद क्या होगा कि अब जो आपका एपीएमसी है उस पे भी टैक्स देना है। तो जो इनके पास, जो फार्मर के पास फाइनल प्राइस आता है वो काफी ज्यादा कम आता है। क्यों आता है कम? क्योंकि एक तो साला हमारा टैक्स चला गया, ऊपर से हम लोग कमीशन दे दिए 1.5 से 3% का इन कमीशन एजेंट को। वैसे तो हमारा होना चाहिए था 50 रुपया, अब सोचिए कितना कम आया पैसा इस फार्मर के पास, ठीक है। और इसीलिए हम लोगों को भी एज अ कंज्यूमर काफी ज्यादा भुगतना पड़ जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे मार्केट में कई ज्यादा कभी कभी जो दाम है फार्मर्स के पास, हमारे पास आते आते जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। वो इन्हीं सब के कारण होता है। तो अब जो नया लॉज आया है उसमें सरकार ने क्या कहा है कि फार्मर्स और बायर्स के पास और ट्रेडर्स के पास पूरा फ्रीडम रहेगा। वो कहीं से भी, ये अब इस मंडी का ही केवल इनको सहारा नहीं लेना है, ये अब मंडी के बाहर भी जाके बेच सकते हैं। आप अपना यहाँ पे खेत है, यहाँ पे आप चाहते हैं कि खेत के बाहर में आप अपना दुकान लगा के बेचना शुरू कर दे, तो आप यहाँ पे भी बेच सकते हैं, मतलब कहीं पे भी बेच सकते हैं। केवल मंडी में आके बेचने का प्रावधान ही इन्होंने खत्म कर दिया नए लॉस के द्वारा। अब देखिए इससे क्या होगा, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। सब चीज समझते जाइए और दिक्कत कहां आएगी ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ का जो फाउंडेशन था हमारा मंडीज का, ये तो पूरा खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, अब जो आरथीएस है इनका तो खेल यहाँ पे तमाम हो गया। अब यहाँ पे आईबे नहीं करेंगे फार्मर लोग, तो इन लोग कहां से कमीशन मारेंगे जी? ये जो 1.5 से 3% ले लेते थे ऐसे ही, कहां से आएगा? अब जो गुटबाजी करते थे वो गुटबाजी भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, इस लॉ के आने से जो मिडिल मैन है उनका खेला खत्म हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, फर्स्ट लॉ में ही, कि आप इसमें बैरियर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट भी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मान लेते हैं एक फार्मर है मेरा यूपी में, अब ये बोल रहा है कि नहीं हमको यूपी में बढ़िया प्राइस नहीं मिलता है, हमको बेचना है हरियाणा में। तो भैया आपको एकदम से पूरा छूट है कि आप जाके हरियाणा में बेचिए, कोई जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे बेचने का। आपको यूपी में नहीं बेचना मत बेचिए, आप हरियाणा में जाके बेचिए, आप दिल्ली में जाके बेचिए, आप महाराष्ट्र में जाके बेचिए, कहीं पे भी बेचिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था, आप तो केवल मार्केट में बेचते थे, यानी मंडीज में बेचते थे। अब ये चीज हट गया। और इसी तरह से इंट्रा ट्रेड भी हो सकता है। इंट्रा ट्रेड का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आप हरियाणा में है, उसमें आप सोनीपत में हैं, आप बोलते हैं कि नहीं सोनीपत में हमको बढ़िया नहीं मिलता है, हम थोड़ा सा दूर जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे हमको बढ़िया मिलता है। तो आप इंट्रा स्टेट भी कर सकते हैं, मतलब हरियाणा के अंदर ही कहीं पे, मतलब दूसरे सिटी में भी जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एपीएमसी में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो एपीएमसी है या फिर मंडीज है ये आपका बंद हो जाएगा कंप्लीटली, एपीएमसी भी आपका चलता रहेगा। यहां पे तो आप आके बेच भी कीजिए, आपको मन है तो आप यहीं पे आके बेचिए, नहीं मन है तो आप इधर जाके बेचिए, कहीं बाहर बेचिए। क्योंकि क्या है ना, ये क्यों किया गया है, क्योंकि कुछ सेक्शंस है फार्मर्स का, कुछ सेक्शंस ऑफ फार्मर्स को ये एपीएमसी अच्छा लगता है, कुछ सेक्शंस ऑफ फार्मर्स को ये एपीएमसी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। अब किनको अच्छा लगता है किनको नहीं अच्छा लगता है ये हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। अब यहाँ पे सरकार ने ये भी बोला है कि कोई भी सेस नहीं देना पड़ेगा और जो भी फार्मर्स है उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी बियर नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या है कि अभी के समय पे क्या होता था, इस लॉ के पहले आपको टैक्स देना पड़ता था, वो जो मंडी टैक्स है ना वही बात कर रहा है कि आपको टैक्स वैक्स अब कुछ नहीं देना। अब अगर आप एपीएमसी में या मंडी में आप जा ही नहीं रहे हैं तो काहे का टैक्स दीजिएगा, हम तो बाहर बेच ले रहे हैं तो हमको तो टैक्स देना नहीं है। एकदम मस्ती में हम यहाँ पे बेचे और पूरा अपना सामानवा लेके हम घर चल गए, मतलब सामान क्या मतलब पैसा लेके एकदम मस्ती में घर चल गए खुशी खुशी, तो आपको टैक्स नहीं देना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आपका बचेगा उसी तरीके से, ठीक है। अब जो नया बिल है वो एक और चीज प्रोवाइड करता है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है ये पहले से ही मौजूद है, ये आपका है ई नैम के नाम से, ठीक है। ई नैम क्या है, आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट सेटअप किया हुआ है ऑनलाइन। इसमें क्या होता है, जो भी प्राइस है प्रोड्यूस का उसका प्राइस यहाँ पे डिस्प्लेड होता है। तो क्या होता है इससे फायदा कि जो फार्मर्स हैं उनको बढ़िया से पता है कि भैया मेरा बैगन का इतना दाम लगेगा, मेरा राइस का इतना दाम लगेगा, मेरा गेहूं का इतना दाम लगेगा, तो इनको बेचने में फिर आसानी होता है। तो यहाँ पे सब चीज बता दिया जाता है इनको प्राइस, ये ई नैम के द्वारा। तो ये ई नैम बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक सेंट्रलाइज है और इससे काफी सारे एपीएमसीज अलग अलग स्टेट्स के कनेक्टेड हैं ताकि फार्मर्स को फायदा पहुंच सके। अब देखिए मैंने जो आप लोगों को बताया कि फार्मर्स को कुछ पूरा फ्रीडम दिया गया है सेल करने के लिए, वो अपना फार्म गेट पे भी कर सकता है, कोई कोल्ड स्टोरेज वाला है वहां पे जाके भी अपना फार्मर जाके उसको सेल कर सकता है, वेयर हाउस को सेल कर सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट को सेल कर सकता है, किसी को भी इनफैक्ट सेल कर सकता है, मतलब फ्रीडम है पूरा सेल करने के लिए। और इसके कारण से क्या होगा, जो आपका इंटरमीडियरीज
है। इंटरमीडियरीज किसको कहा जा रहा है? जो कमीशन एजेंट्स है, इनका काम खेला यहाँ पे तमाम हो जाएगा। देखिए अब चलिए हम लोग समझते हैं दूसरा लॉ। दूसरा लॉ है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसमें बेसिकली बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेसिकली बात क्या होता है कि एक XYZ कंपनी है, ठीक है, और मैं हूं फार्मर। ये बोलेगा हमको आके कि ए भैया सुनो ना, हमको ना चिप्स बनाना है या मिर्चा पाउडर बनाना है, तो तुम हमको आलू और मिर्चा हमको उपजा के दो तो हम तुमको पैसा देंगे। ये पहले ही ये जो हम लोग मान के चल रहा है गवर्नमेंट की ये जो कंपनी है ये बढ़िया सा प्रॉफिट उफिट हमको लगा के हमको दे रहा है और उसके बाद एगो प्राइस बता रहा है, जिससे हमको बहुत ज्यादा फायदा है। जो APMC मंडी है उसके से काफी अच्छा फायदा है। इसमें दो चीजें होंगी। एक तो सबसे पहला बात होता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है, मार्केट में आप देखते हैं कभी भी सप्लाई शॉर्टेज हो जाता है तो प्राइस हाई हो जाता है, या फिर कभी सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइस जो है वो गिर जाता है। तो मार्केट का जो ये सब उतार चढ़ाव है, इससे जो फार्मर है यानी हम है, इससे हमको एकदम छूट मिल जाएगा। हमारे को एक फिक्स प्राइस बता दिया गया, अब हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में प्राइस ऊंचा हो रहा है गिर रहा है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम क्या है, हमको अगर ये प्राइस अच्छा लगता है तो एज अ फार्मर हमको कितना प्रॉफिट बच रहा है ये हमको समझ लेना है और उसके बाद इसको उपजा के दे देना है। बाकी हमको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये हमको एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो हम जब उगा लिए हैं तो हमारे को इसके पास जाना भी नहीं है, हमको उगा के मस्ती में बैठे रहना है। ये आएगा अपना लेके जाएगा, उसको हमको टेंशन नहीं लेना है, हमको कुछ काम नहीं करना है। तो भैया आप सोचिए ये तो बहुत अच्छा बात है कि हमारे को पहले ही मिल गया और हमारा जो मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो मेरे से हटके किस पे चला गया? स्पॉन्सर्स पे चला गया, यानी एक तरीके से कह लीजिए कंपनीज पे चला गया। हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनीज को अब देखना है कि वो किस तरीके से अपना मुनाफा बेचेगी मार्केट में। अब देखिए इसमें एक और बात कहा जा रहा है कि अगर मार्केट में हायर प्राइस जाएगा, अगर तो देखिए अगर हम आलू उगाए हैं तो अगर मार्केट में इसका प्राइस जो है आलू का खूबे बढ़ गया, हम इसको दिए हैं साला 50 रुपया में और साला मार्केट में बिक रहा है 200 रुपया में, तो हमको इस जो हायर मार्केट प्राइस है ना उसके हिसाब से हमको हायर प्राइस दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये बहुत बढ़िया बात है। अरे वाह, हमको तो बात हुआ था 50 रुपया में, लेकिन हमारे को हायर प्राइस मार्केट अगर है, अगर ज्यादा में बिक रहा है हमारा कमोडिटी, तो हमको ज्यादा पैसा मिल जाएगा जो मिनिमम प्राइस हमारे लिए सेट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में उससे। और अगर मान लेते हैं कि प्राइस एकदम में गिर गया तो उससे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरे लिए तो मिनिमम प्राइस जो सपोर्ट किया हुआ है वो तो हमको मिल ही रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कितना आपको अच्छा लगेगा, सुन के भी आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि अरे वाह यार, सरकार तो गजब क्रेजी चीज कर दिया है फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को तो अब एकदम गजब एकदम तरक्की मिलने वाला है, उनका जो पैसा है वो एकदम डबल हो जाएगा, पैसा एकदम डबल का डबल। अब इसमें और चीज समझते हैं, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन लोग यूज कर पाएगा फार्मर्स, ये भी कहा जा रहा है। जैसे हम लोग एक आपको कंपनी का नाम बताते हैं, ITC जो है ये इसी तरीके का काम करता है। ये क्या करता है, पूरा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। एक्चुअली इसका एक ई-चौपाल करके एक इनिशिएटिव है जो कि है ऑनलाइन। एक बहुत अच्छा एजुकेटेड फार्मर है, उनके यहाँ पे एक कंप्यूटर है, में आपको प्राइस आएगा कि आपका कौन सा प्रोड्यूस का कितना प्राइस होना चाहिए, ये सभी चीज ये लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ऊपर से इसमें ये भी बताते हैं कि फार्मर्स को कौन कौन टेक्निक का यूज करना चाहिए ताकि उनका जो प्रोड्यूस है, जो उनका उत्पादन है वो डबल हो सके, अच्छा यील्ड हो सके, और कौन सा फर्टिलाइजर्स यूज करना है, किस तरीके से उनको फार्मिंग करना है, ये सभी चीजें ये ITC करता है ई-चौपाल के द्वारा, ठीक है। और ये काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए ये लोग ट्रेन कर रहे हैं, ITC वाले जैसे हैं, ये लोग ट्रेन कर रहे हैं फार्मर को। तो फार्मर लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो यूज करने पा रहा है बहुत अच्छे से, इनको पता चल रहा है कि कौन सा बढ़िया सीड है और फर्टिलाइजर्स वगैरह के बारे में ये सभी चीज इन लोगों को पता लग जा रहा है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इन लोग यूज करेगा तो इससे इनको फायदा पहुंचेगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि रिड्यूस इन कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। अब ऑब्वियसली ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो पहले ही आके बता दिया मेरा काम है कि बस हमको आलू दे देना है इसको उगा के, हमको नहीं फर्क पड़ता है ये कैसे बेच रहा है, कहाँ नहीं बेच रहा है, हमको किसी के पास जाना नहीं है, हमको बस उगाना है, पैसा लेना है, इसको आलू देना है, खेला खत्म। तो मेरा मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो भी बच गया, मेरा जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट था वो भी बच गया, सब चीज यहाँ पे मेरा खेला एकदम समाप्त कर दिया सरकार ने। हमको तो एकदम अय्याशी का जिंदगी दे दिया है सरकार ने। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आगे हम लोग समझेंगे फार्मर्स का दुख भी। और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि फार्मिंग हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिया और उसके
बाद कुछ भसड़बाजी हो गई तो उसके लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया गया है और वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही उसे सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता जाएगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम फ्रेम होगा, अगर आपका कोई इशू है तो यहां पे खटाक से आपका इस टाइम फ्रेम के अंदर इशू को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा बिल। अब हम लोग मूव करते हैं तीसरे बिल या एक्ट पे, वो है आपका एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल या एक्ट। इसमें सरकार ने कुछ कमोडिटीज को एसेंशियल कमोडिटीज का जो लिस्ट है उसमें से हटा दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज का लिस्ट का क्या मतलब है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज पहले हुआ करते थे, इसमें जो भी लिस्ट में जो भी आपका कमोडिटी है, जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, इस पे एक रेस्ट्रिक्शंस होता था सरकार द्वारा कि आप एक फिक्स क्वांटिटी के आगे नहीं खरीद सकते हैं। नहीं तो सोचिए, अगर मान लेते हैं कि सीरियल है, लोग दुनिया भर का सीरियल खरीद लिया और मार्केट में सीरियल अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा, ये प्राइस आपका ऊंचा चल जाएगा। ठीक है, और ये क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी है, ये तो यार सबको के पास आना चाहिए। अब प्राइस ऊंचा जाएगा तो कंज्यूमर्स को कितना झेलना पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को कितना झेलना पड़ेगा। इसीलिए एक एसेंशियल कमोडिटीज का लिस्ट बनाया गया है ताकि इसमें जितने भी आपका सामान रखा गया है, जो भी आपका कमोडिटी है, उसको एक रेगुलेटेड क्वांटिटी में ही बेचा जाए। ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करती थी, रेगुलेट करती थी। लेकिन इस लॉ के बाद क्या किया जा रहा है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज का फंडा है इसको हटा दिया जा रहा है। मतलब सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ओनियंस, पोटैटोस, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज थे उनको एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से अब हटा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी सामान का प्राइस कम कैसे होगा, अगर बल्क में कोई बायर है वो खरीदेगा तभी तो वो आपको कम प्राइस में बेच पाएगा, उसको भी तो मुनाफा होना चाहिए ना। तो जब भी बल्क में खरीदारी होता है तभी आपको जो प्राइस है वो कम करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट को भी ये रियलाइजेशन हुआ कि भैया प्राइस हम लोग कंज्यूमर्स के लिए कैसे कम कर सकते हैं, तो वो हम लोग इस तरीके से कम कर सकते हैं कि हम लोग ये जो कमोडिटीज है, एसेंशियल कमोडिटीज, इसको हटाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एक प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा फियर है, मतलब उनको काफी ज्यादा डर है कि भैया दुनिया भर का सरकार ना यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाई हुई है कि हम इतना नहीं खरीद सकते हैं, हम होल्ड नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इस बसड़बाजी सरकार का बहुत है। तो इन्वेस्टर्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं इस सेक्टर में। क्यों? क्योंकि भैया उनको प्रॉफिट चाहिए। अब इनको प्रॉफिट चाहिए तो इनको बल्क में तो लेना ही पड़ेगा ना। लेकिन अब तो ये एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट में इनके द्वारा, मतलब सरकार द्वारा रेगुलेशन है इस पे, तो ये लोग खरीद नहीं पाएगा। अगर खरीद नहीं पाएगा तो क्या ये लोग जेब से भरेगा? कोई भी अपना जेब से थोड़ी ना पैसा भरता है जी। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी तो पैसा कमाना है, प्रॉफिट से मतलब होता है। तो क्या होगा अब कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर का डर है वो निकल जाएगा और उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपना पैसा फिर इसमें डालना शुरू करेंगे। कहां पे डालेंगे? ये लोग कोल्ड स्टोरेज में डालेंगे और मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड सप्लाई चेन, इसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। ये जो पैसा यहां से आएगा उससे। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कम से कम 35 से 40% वेस्टेज होता है हमारे सारे प्रोड्यूस का। वो क्यों होता है वेस्टेज? क्योंकि हमारे पास अच्छा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, सप्लाई चेन इश्यूज होता है और इससे गवर्नमेंट को कितना लॉस होता है? 35,000 करोड़ का लॉस होता है। आप समझ रहे हैं? केवल हमारे पास अच्छा स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि पैसा नहीं है भैया, कहां से ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देगा? तो अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इसमें नहीं है। अब इसी के कारण क्या होता है कि 35 से 40% जो चीज है उसका वेस्टेज हो जाता है, वो यूज ही नहीं होता। आप समझिए, अब क्या है, यहां से जब पैसा आएगा प्राइवेट लोगों के पास से, तो इसमें हम लोग बढ़िया से तरक्की करेंगे। हम लोग अच्छा स्टोरेज फैसिलिटी लाएंगे, वहां पे स्टोर किया जाएगा, प्राइसेस भी अच्छा मिलने लग जाएगा और सभी चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। ये गवर्नमेंट का कहना है। और देखिए, अब वॉर या फिर नेचुरल कैलामिटी या फिर कुछ अनडिजायरेबल सिचुएशंस में क्या करेगा गवर्नमेंट कि उस केस में क्या होता है कि अचानक से एसेंशियल कमोडिटीज जो है, ये सभी चीज जो है, इनका जो बिक्री है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब लोग काफी ज्यादा चीज मात्रा में खरीदने लग जाते हैं। लेकिन वॉर में अगर खरीदने लग जाए तो खेला गड़बड़ा ना जाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो एक नोटिफिकेशन पास करेंगे और वापिस से ये जो सारे एसेंशियल कमोडिटीज है इसको इसके अंदर नोटिफिकेशन में मेंशन कर देंगे कि भैया अब ये दोबारा से एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आते हैं और इसमें वापिस से वो जो रेगुलेशंस वगैरह है वो सभी चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस था पहले चलता आ रहा था वो फिर से दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू होने लग जाएगा। अब देखिए, यहां तक हम लोगों ने तीनों फार्मर्स लॉ जो है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और आप लोगों को अभी तक मैं
पूरे तरीके से श्योर हूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया कितना अच्छा एकदम रोजी पिक्चर दिखा दिया, एकदम वाह वाह वाह। मतलब फार्मर को भी ऐसे पढ़ा दोगे ना तो एकदम बोलेगा अरे दादा ये तो मेरा जन्म सफल हो गया जी। मतलब इतना कुछ कर दिए सरकार हमारे लिए। लेकिन अब देखिए दिक्कत कहां आती है और फार्मर्स का क्या डर है ये हम लोग समझते हैं। तो फार्मर्स का डर क्या है और उस पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है अभी तक, ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला जो कंसर्न है वो है एमएसपी को लेके। बोला जा रहा है फार्मर्स ऐसा स्पेक्यूलेशन रख रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि एमएसपी जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब वो हटा दिया जाएगा। क्यों भैया? अब देखिए एपीएमसी में पहले ये लोग आके सेल करते थे तो एपीएमसी में ही आपको जो एमएसपी है वो मिला करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर करती हैं अनाज फार्मर से और उसी पे इनको एमएसपी पे ही वो प्रोक्योर करती हैं। बेसिकली ये ऐसा अभी तक ऐसा है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा और ये मैं अपने से बना के नहीं बोलूंगा, सब चीजें फैक्ट पे आप लोगों से बात करी जाएगी। तो अब देखिए एपीएमसी का तो खेला ही खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे फार्मर्स यहाँ पे जाएंगे नहीं, अब ये नया मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पे टैक्स कहां से आएगा? अगर यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा तो ये एपीएमसी कैसे चलेगा? सरकार के पास टैक्स आता है तभी ना एपीएमसी आपका चलता है। अब यहाँ पे टैक्स ही नहीं आएगा तो एपीएमसी कैसे चलेगा? और एपीएमसी अगर बंद हो गया तो ये एमएसपी वाला खेल भी बंद हो जाएगा। कहीं पे भी लॉ में नहीं लिखा गया है कि एमएसपी, रिटन एश्योरेंस नहीं है कि एमएसपी दिया जाएगा किसी भी प्रोड्यूस में नया मार्केट में, तो ये रिटन एश्योरेंस नहीं है। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि जो एमएसपी है वो कहीं नहीं जाएगा। जो एमएसपी आज तक मिलता आ रहा है वो आपको मिलता आएगा और ये वो लोग रिटर्न में भी देने वाले हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एमएसपी का फंडा तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जो फंडा है वो एक्चुअल में खत्म नहीं हुआ है, ये आपको मैं आगे समझाऊंगा। अब देखिए जो दूसरी बात है वो है आपका एपीएमसी क्लोज को लेके कि एपीएमसी अगर बंद हो जाएगा तो हमारा न्यू मार्केट बनाता है ये नए लॉज, यहाँ पे फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, यानी फेयर प्राइस नहीं मिलेगा जो फार्मर्स को मिलता था एपीएमसी में। अगर एपीएमसी में भी बात करें तो फार्मर्स को वो प्राइस नहीं मिल रहा है जो कि उनको मिलना चाहिए। ये उनको पता नहीं है खेला, लेकिन आप समझिएगा ये आगे, ठीक है। तो मेन आपका मुद्दा ये है कि एपीएमसी जो है वो बंद हो जाएगा तो हम लोगों को ये लोग यूज कर लेगा और क्या करेगा, ये नया मार्केट जो है वो मोनोपोली सेट कर लेगा। मोनोपोली क्यों सेट कर लेगा? अब यहां से हम लोग चले आए हैं, एपीएमसी बंदे हो गया, मेरे पास बेचने का ऑप्शन नहीं है, अब तो हमको इसी मार्केट में बेचना पड़ेगा और ये प्राइवेट प्लेयर है। अब ये बोलेगा कि नहीं हम जाओ तुम्हारा खरीद भी नहीं करेंगे, तुम हमको इतना रुपया में देगा तो देगा, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे, हमको नहीं पोसाई पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इन लोगों का खेला गड़बड़ा रहा है और ये लोग सोच रहा है कि ये तो चीज खेला हो जाएगा। अब क्या होगा, हम तो यहाँ पे अपना अनाज लेके फिर तो हमको भुखमरी आ जाएगा, मेरा अनाजों नहीं बिकेगा, पैसों चल जाएगा और फिर खेला गड़बड़ा जाएगा। देखिए एक चीज और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो एपीएमसी है, एपीएमसी के अंदर में ये जो कमीशन एजेंट्स हैं, ये फार्मर्स को ना एक तरीके से लोन भी देते हैं, बिना गारंटी के लोन वोन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कभी भी फार्मर्स को कुछ पैसों का जरूरत होता है ना, तो ये जो कमीशन एजेंट है इन लोगों को पैसा दे देता है इंटरेस्ट पे। और ये जो पैसा देता है और जो इंटरेस्ट होता है वो कहां से कटता है? जब ये लोग फार्म प्रोड्यूस लेके आते हैं एपीएमसी के अंदर, ये लोग बेचते हैं ना, तो जो इनको फार्मर्स को देने के लिए जो इनका पेमेंट होता है उसमें से सारा इंटरेस्ट काट लेते हैं, अपना कमीशन काट लेते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है वो इनको देते हैं। तो बेसिकली फार्मर्स को काफी ज्यादा हेल्प भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किया जाता है कमीशन एजेंट के द्वारा, लेकिन ये हेल्प एक तरीके से नहीं है, ये यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन है जो कि कमीशन एजेंट करते हैं। तो इस पे सरकार ने क्या बोला है कि अभी तक जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एपीएमसी को रेगुलेट करता आ रहा है, जितना वो लोग टैक्स चार्ज करते हैं वो आगे भी करते रहेंगे टैक्स चार्ज एपीएमसी से, और ये प्राइवेट मार्केट से भी टैक्स चार्ज कर सकते हैं, उनका जितना मन है। ये पूरा राइट और अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो जितना मन है उनको वो अपना टैक्स चार्ज कर सकते हैं एपीएमसी से भी और प्राइवेट टैक्स से भी। और जो एपीएमसी है ये आपका कभी नहीं बंद होगा। तीसरा है लैंड ग्रैबिंग को लेकर। अब लैंड ग्रैबिंग क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहां पे हम लोगों ने बात किया, एक XYZ कंपनी आया मेरे पास और हमको बोला कि आप उगा के दे दीजिए, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया उसमें तो पैसा वैसा डिस्कस हो गया, लेकिन क्या हुआ कि मेरा प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, बरसाते नहीं हुआ, हमारा फसल एकदम खराब हो गया। वो केस में क्या होगा, हम तो भैया लोन ले लेंगे यहाँ से, मतलब हम लोन में चले गए, उसके बाद ही क्या करेगा, ये तो हथिया लेगा साला, मेरा पूरा जो जमीन है वो हथिया लेगा। तो सरकार ने लॉ लाया है, इसी में एक है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के सेक्शन 8 में, यानी जो दूसरा लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें, उसी के सेक्शन 8 में ये अच्छे से क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं होगा बाय सेल, लीज या फिर मॉर्गेज। आप कुछ कर लीजिए, आप सेल नहीं कर सकते हैं लैंड और लीज का और मॉर्गेज का आप खेला नहीं कर सकते हैं, समझे। आपका नहीं अगर हुआ
तो नहीं हुआ, लेकिन आप जमीन को बिक्री और कब्जा कोई नहीं सकता है। ये चीज क्लियरली मेंशन है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 8 के अंदर। चौथा जो है, अब यहाँ पे जो फार्मर रिड्रेसल, जो डिस्प्यूट रिड्रेसल की बात हुई थी उस पे देखते हैं। जो फार्मर्स का कहना है अभी इस लॉ के कारण क्या है कि जो फार्मर्स है उनके पास अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उनको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, अपना दिक्कत लेके। और एसडीएम के पास तो आप लोगों को पता है दुनिया भर का जोल जमाटा रहता है, उनको खुद ही इतना काम रहता है, वो कहां से फार्मर का सुनेंगे। तो इनको यही दिक्कत है कि भैया एसडीएम के पास जाएंगे और इसके पास ऑलरेडी इतना काम है, और इनको जो है कोर्ट में, अब सिविल कोर्ट में भी आप जाके फाइल नहीं कर सकते हैं अपना केस कि हमको डिस्प्यूट हो रहा है, हमको यहां से मारा पीटी हो गया है, यहां पे हमको पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ भी दिक्कत हो गया तो आप केवल आपके पास एसडीएम का ऑप्शन है। तो ये तो भाई बहुत दिक्कत का बात है। तो इस पे सरकार ने क्या कहा है कि भैया इसके लिए भी हम लोग प्रोविजंस बनाने के लिए रेडी हैं, और ताकि आप लोग जो है वो अपील कर सके कोर्ट में। अब कोर्ट में जाएंगे, बढ़िया से केस वेस रखेंगे तो वो आपको एकदम सही से देखा जाएगा ना, तो आपको सरकार इस चीज के लिए भी मान गया है। उसके बाद जो पांचवा दिक्कत है वो ये है कि ये लॉज आने के बाद जो सब्सिडी मिलता है फार्मर्स लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, वो सब सब्सिडी खत्म कर दिया जाएगा। तो इस पे क्या कहना है सरकार का कि भैया कोई सब्सिडी हम लोग नहीं खत्म कर रहे हैं, हम लोग तो तुमको दे रहे हैं बढ़िया से, आप जाइए ना, बेचिए ना, हम तो चाहते हैं कि आपका इनकम जो है वो डबल हो जाए। तो आपका जो सब्सिडी दिया जा रहा है वो तो एकदम दिया जाएगा, वो एकदम खत्म नहीं किया जाएगा। उसके बाद छठा दिक्कत क्या है भैया, अब स्टबल बर्निंग के लिए देखते हैं ना आप लोग, आता है इतना धूल पोल्यूशन हो गया, ये सब हो गया हरियाणा में, दिल्ली में, ये सब जगह पे, तो ये सब स्टबल बर्निंग के वजह से भी काफी ज्यादा इशू में रहता है इसके कारण से। तो बोलता है अब फार्मर लोग कि हम लोग अब स्टबल बर्निंग करेंगे ना तो वहां पे हमको पेनलाइज कर देगा, अब हम लोग से फाइन मारने लग जाइएगा, दुनिया भर का आप लोग हम पे फाइन ठोक दीजिएगा। ये भी सोचना सही है इनका, लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि इन लोग रेडी है आपका बात करने के लिए कि इस पे क्या किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ये स्टबल बर्निंग केवल पेनलाइज करने का बात नहीं है, स्टबल बर्निंग ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि इससे हमारा पूरा इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, और इस पे सरकार को भी बात करना है। एक इफेक्टिव रेजोल्यूशन पे आना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी बचे और इससे हमारा फार्मर्स भी बचे। अब इन लोग बोलता है कि हम लोगों से कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया, इन लोग सब बना लिया, एकदम मस्ती मस्ती में बना लिया, अफरा तफरी में राज्यसभा लोकसभा में, और प्रेसिडेंट से कंफर्म करके इन लोग मेरा बिल को एक्ट बना दिया। ये सब ऐसे नहीं चलेगा, काहे नहीं हमसे पूछताछ किए जी, यूनियन है हम लोग, हमारा यूनियन से कोई बातचीत नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ। तो इससे पूरा नाराज है लोग, दुनिया भर का प्रोटेस्ट कर दिया। तो इस पे सरकार ने क्या बोला है कि ये जो काम हो रहा है ये 20 साल का कंसल्टेशन के बाद हम लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है कि आज हम उठे सो के अभी जा रहे हैं फार्म लॉ ले आते हैं, ऐसा नहीं किया गया। तो ये सभी चीजें की गई हैं, ये सभी चीज मैं अब आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये सभी चीज ऑन पेपर है, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करना चाहूंगा जो कि मैंने आप लोगों को बताया था इस वीडियो के शुरू होने से पहले, कि ये जानने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो भसड़बाजी है ये एक्चुअली में कौन कर रहा है और क्या ये सही है या गलत है। ये आपका एक ओपिनियन फॉर्म करने में आपको मदद करेगा। तो देखिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो 3 लॉज लाए गए हैं एपीएमसी को लेके, ये आपका लॉज जो है ये आज के आज उठ के नहीं आ गया है। मतलब 2020 में ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी उठे सुबह और आ गए यहाँ पे इन्होंने बिल पास करा दिया और लॉ बना दिया, नहीं, ये हमारा चला आ रहा है 2003 से। 2003 में ही हमारे पास एक मॉडल एपीएमसी लॉ आया था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई थी और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स है उसको लाने की बात की गई थी, और उस समय कमिटीज भी काफी सारे सेटअप किए गए थे, और उनका जो रिपोर्ट है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ना, तो आप हैरान रह जाओगे ये चीज देख के। अभी के समय पे यहाँ पे ये लॉ इंप्लीमेंटेशन के बाद भी देखिए, हमेशा से हम लोगों को पता है और सरकार को भी पता है कि फार्मर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस में है, मतलब काफी ज्यादा दिक्कत उन लोगों को झेलना पड़ता है। हर एक घंटे आप लोगों को अगर समझना है ना, तो हर एक घंटे एक फार्मर सुसाइड कर रहा है आज के टाइम में भी। तो फार्मर्स बहुत ज्यादा दिक्कत में है, जबकि हम लोग खाना खाते हैं उन्हीं लोगों का उपजाया हुआ, तो उनको तो उनके पास तो पैसा होना चाहिए ना, लेकिन काफी ज्यादा दिक्कत है उनको। तो ये पहले ही 2003 में ही आ चुका था ये एपीएमसी मॉडल, और ये काफी सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट भी कर लिया था और अप्लाई भी कर दिया था। उसके बाद आपका 2017 में एक एपीएलएम एक्ट लाया गया था। एपीएलएम एक्ट क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, ठीक है, ये एक्ट है आपका 2017 का, और इसमें ये सभी चीजें बताई गई थी जो कि आपका हमारा जो 2020 एक्ट 1 में मैंने आप लोगों को समझाया है, वो सभी चीजें इस एक्ट में भी बताई गई थी। क्या क्या? जो कि फार्मर कहीं पे भी बेच सकता है, उसको बढ़िया प्राइस मिलेगा, एपीएमसी में उसको मंडी फीस देना पड़ता है तो वहां पे उसको टेंशन होता है, फिर आपका फार्मर इनकम यहां से डबल हो जाएगा, ये सभी चीजें ऑलरेडी दिया गया था एपीएलएम एक्ट 2017 में। और इसी में सरकार ने ये भी बोला था कि वो हर एक 80 किलोमीटर पे होलसेल मार्केट बनाने
आने वाली है। 2017 की ये बात है, आप जाके गूगल सर्च कर लो और हर जगह पे सर्च कर लो कि आज के समय पे 2021 में हर एक 80 किलोमीटर्स में क्या होलसेल मार्केट सरकार ने बनाया है या नहीं। तो जो हमारे को ऑन पेपर्स दिखता है, ऑन पेपर्स तो हम लोगों को इतना बढ़िया चीज दिखा दिया, अब वो तो हम लोगों को मिलता ही नहीं है यार असलियत में। फार्मर को तो खेला ही खराब कर देता है ये लोग। अब देखिए पेपर में लिख भी नहीं किया, कुछ चीज तो अब पेपरों में नहीं लिखा था, तो उसके लिए तो और डर जाएगा, बोलेगा ये लोग साला पेपर में लिख के तो दे नहीं रहा है, तो भाई ये लोग जो नहीं लिखा है वो तो ऐसे ही नहीं देगा। तो समझ रहे हैं आप खेल, तो यहाँ पे खेल है, इसीलिए वो लोग फार्मर लोग जो है वो डरा हुआ है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट खेल और जो लड़ाई चल रहा है वो एमएसपी के ऊपर हो रहा है। एमएसपी क्या है? हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? इनका एक कमीशन था स्वामीनाथन जी का, इनका ये रिकमेंडेशन दिया गया था फार्मर्स के लिए कि आपको एक एमएसपी देना है, किसको? फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स जो है उनको लॉस ना हो और उनको परेशानी ना हो। एमएसपी क्या चीज है? फार्मर्स को जितना भी पैसा लगता है उत्पादन करने में, कोई भी प्रोड्यूस, उस पे 50% का हमारे को जोड़ के प्रॉफिट सरकार को इसको देना है, यानी फार्मर को। इसी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट होता है ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, A2, A2 प्लस FL और आपका होता है C2। A2 में बेसिकली बात किया जाता है कि जितना भी सारा खर्चा हो रहा है, यानी कैश खर्चा, तो सामग्री खरीदना, सीड खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, जितना भी कैश खर्चा है वो A2 के अंदर आता है। A2 प्लस FL में आता है कि कोई भी अगर आपके फार्मिंग फैमिली में, मतलब मान लेते हैं मेरा फैमिली है, मेरे में जो भी आदमी अगर जाके बाहर काम करता है, जितने भी लोग हैं, अगर वो मेरे एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं काम कर रहे हैं, वो कहीं बाहर जाके काम करेंगे, तो उनको जो पैसा मिलता उसको भी हमको अकाउंट में लेना है। A2 के साथ साथ FL में आ जाता है ये, ठीक है। और C2 क्या है? बेसिकली जो हमारे पास लैंड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर उसको हम लोग रेंटल वेंटल के लिए देते हैं तो उसमें जो भी पैसा आएगा हमारे को, अगर हम फार्मिंग नहीं कर सकते थे तो वो सभी चीज इसमें कंसीडर किया जाएगा। और इसके ऊपर बेसिकली स्वामीनाथन कमीशन ने बोला था कि इस C2 के ऊपर, तो देखिए C2 में क्या क्या इंक्लूडेड है आपका? C2 में आपका दोनों चीज इंक्लूडेड है, A2 और FL। तो स्वामीनाथन कमीशन ने यह रेकमेंड किया था कि फार्मर्स लोगों को C2 प्लस 50% प्रॉफिट आपको देना है निकाल के किसी भी प्रोड्यूस का। लेकिन अब मेन मुद्दा देखिए कहां पे आता है, जो इतना मारा मारी है एमएसपी का, एमएसपी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। हमारे देश में ये एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया था, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट 2015 में शांता कुमार जी का कमेटी फॉर्म किया गया था और इन्होंने अपने रिपोर्ट में यह बताया था कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एजेंसीज होती है, जो कि फार्मर्स का प्रोड्यूस खरीदती है, वो केवल पूरे इंडिया में 6% ऑफ इंडियन फार्मर्स जो हैं वो इन गवर्नमेंट एजेंसीज को अपना सामान बेच पाती हैं। और ये कौन बेच पाता है? ये केवल बिग फार्मर्स जो हैं वही लोग बेच पाते हैं और वही लोग केवल एमएसपी का अच्छा खासा फायदा उठा पाते हैं। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स है ना, उनको कुछ अता पता ठिकाना ही नहीं है भैया कि भैया एमएसपी भी है। देखिए आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ये तक भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो अनाज खरीदती भी हैं, प्रोक्योर भी करती हैं। ये एक दिक्कत है। यहाँ पे देखिए इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 86% ऑफ स्मॉलर फार्मर्स जाते भी नहीं है मंडी में अपना सामान बेचने के लिए और उनको पता भी नहीं होता है कि एमएसपी क्या होता है, क्या माजरा है एमएसपी का। उन लोग अपना बाहर में बेच देता है। अब देखिए एक और बात है कि इसी रिपोर्ट में यह भी आया था कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, वो प्रोक्योर भी नहीं करती हैं पूरे के पूरा सामान। इसका मतलब क्या है कि जो सरकार अपना बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है इतना एमएसपी पे आपको इतना सामान प्रोक्योर करेगी ही करेगी फार्मर से, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। केवल 27% के आसपास तक ही वो प्रोक्योर करते हैं एमएसपी पे। यानी अगर फार्मर लेके गया है दुनिया भर का सामान, उसमें से केवल वो 27% ही एमएसपी पे बेच पाता है। ये लोग खरीदते ही नहीं है, या अगर गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो प्रोक्योर करती हैं या तो वो कम क्वांटिटी में करती हैं या तो ये लोग खरीदेंगे ही नहीं। एमएसपी का फंडा है ही नहीं खेला, समझे। ये पूरा जो माजरा है ना, ये लोग बड़े कमीशन एजेंट्स जो हैं, ये जो कमीशन एजेंट्स हैं और जो बड़े आपका फार्मर्स लोग हैं, इन लोगों का भसड़ है एमएसपी को लेके। स्मॉलर फार्मर्स को तो पता ही नहीं है। अब कहां से आप बताइए। और ये सब जो पूरा रिफॉर्म लाया जा रहा है ना, ये जो एक्ट बनाया जा रहा है, ये सभी चीज बनाया जा रहा है इन स्मॉल फार्मर्स के लिए। स्मॉल फार्मर्स
ताकि पूरा फायदा उठा सके। अब देखिए एक बात हम लोग यहाँ पे ये भी जानते हैं, ये समझना होगा कि गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे हर चीजें बहुत अच्छे तरीके से बना दी, लेकिन यहाँ पे फार्मर्स जो है, फार्मर्स कैसे इस चीज का फायदा उठा पाएगा? फार्मर्स को एजुकेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये एजुकेटेड हो जाएंगे ना, इनको पता रहेगा एमएसपी कैसे ले सकते हैं, किस प्रोडक्ट पे एमएसपी हमारे को कितना मिल रहा है, इनका जो पैसा है इनका प्रोड्यूस के लिए उसका एक्चुअल रेट क्या है, वो कितने में बेचना चाहिए उनको, ये सभी चीज अगर इनको पता चल गया ना, तब इनके लिए खेला एकदम स्मूथ हो जाएगा और इनको तब फायदा मिलेगा। गड़बड़ी क्या होती है ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन पे, और यहां पे दिक्कत हो जाता है घुसखोरी का और अलाना फलाना चीज यहां पे आ जाती है। मेरे को घुसखोरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मिसमैनेजमेंट जो है वो ग्राउंड लेवल पे ही होता है। तो ये सभी चीजें समझनी होगी कि ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन होना है, और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को फार्मर्स को, यानी स्मॉल फार्मर्स को अगर आप देख रहे हैं, नजर में रख रहे हैं, तो आप लोगों को काम बनता है कि आप लोग एजुकेट कीजिए इनको सारी सुविधा प्रदान कीजिए, ताकि ये अवेयर हो सके कि इनको किस तरीके से अपना उत्पादन बढ़ाना है, किस तरीके से इनको कितने प्राइस पे बेचना है, कौन सा फर्टिलाइजर्स यूज करना है, क्या यूज करेंगे तो इनका अनाज उपजेगा, ये सभी चीजें। अब देखिए आप लोगों का काम ये है मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये वीडियो आप कैसा लगा। अगर आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया तो आप लोग जरूर से लिखिएगा, और आपका राय क्या है इस लॉज को लेके ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे आने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं से भी हमारे चैनल से मदद मिलती है या कुछ समझ में आया हो आपको, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।